हेलो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट कर रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स। फिज़िक्स का पार्ट है। केमिस्ट्री में बहुत डिटेल में पढ़ते हैं। हम यहाँ पर सिर्फ वर्क डन से रिलेटेड बातें पढ़ेंगे, तो बहुत कन्फाइंड रहते हुए थर्मोडायनेमिक्स के स्टार्ट। सबसे पहले थर्मोडायनेमिक्स में दो वर्ड्स हैं, एक है थर्मो, वन इज थर्मो, और दूसरा है डायनेमिक्स। तो बेसिकली थर्मो का मतलब तो हीट से है, और डायनेमिक्स को कई तरह से बोला जा सकता है, समझ सकते हैं। डायनेमिक्स का मतलब वैसे तो मोशन होता है, और बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि हीट के मोशन का मतलब हीट का ट्रांसफ़र होना। और हीट किस किस फॉर्म में ट्रांसफ़र हो रही है, किस किस बॉडी से किस बॉडी में ट्रांसफ़र हो रही है, इसकी स्टडी को करना। और मोशन की स्टडी को हम लोग कहते थे कि हम लोग मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। मोशन की स्टडी को ही हम लोग मैकेनिक्स कहा करते थे। तो हीट की मैकेनिक्स का मतलब है थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है ना। तो शुरुआत करते हैं थर्मोडायनेमिक्स क्या है यहाँ से, और फिर आगे बढ़ते हैं। Thermodynamics, it is a study of exchange of heat energy between bodies and conversion of this energy into mechanical work. देख लो, फिर से लिख देता हूँ। It is the study of exchange of heat energy, exchange of heat energy between bodies and conversion of heat into mechanical work। मैंने पहले ही कहा कि थर्मोडायनेमिक्स में हमारा रोल जो है वो सिर्फ ये पढ़ने का होगा कि हीट एनर्जी से वर्क डन कैसे किया जाता है, हीट से वर्क डन कैसे निकाला जाए, बस। अब देखें, हीट को डिफाइन करने के लिए एक वर्ड है जिसका नाम है सिस्टम। ये पिक्चर में आता है। इसी के सामने दूसरा नाम आएगा सराउंडिंग। ठीक, तो सिस्टम क्या होता है और सराउंडिंग क्या होता है। सिस्टम वो चीज़ है विच इज़ अंडर ऑब्जर्वेशन, जिसको हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है ना। समथिंग विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन, मतलब कि जिस भी चीज़ को, चीज़ का मतलब एक बॉडी हो सकती है, एक पार्टिकल हो सकता है, ग्रुप ऑफ पार्टिकल हो सकता है, लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, करोड़ों अरबों पार्टिकल्स का ग्रुप भी हो सकता है। तो इसका मतलब सिस्टम कैन बी अ सिंगल एंटिटी, सिस्टम कैन बी अ कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स ऑल्सो, जिनको हम कलेक्टिवली स्टडी कर रहे हैं। एंड वॉट अबाउट सराउंडिंग। सराउंडिंग का मतलब ये है कि एवरीथिंग एक्सेप्ट सिस्टम, हर वो चीज़ जो सिस्टम नहीं है उसको हम सराउंडिंग कह सकते हैं। ठीक, जैसे एक कंटेनर है, इसके अंदर एक गैस मॉलिक्यूल्स हैं, भरे हुए हैं। हम इन गैस मॉलिक्यूल्स के वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर को वेरी करता हुआ देख रहे हैं, उसको स्टडी करना चाहते हैं। जो हम स्टडी करना चाहते हैं वो गैस मॉलिक्यूल्स हैं, दिस इज़ आर सिस्टम। और इसके अलावा दुनिया में जो कुछ भी है वो सारा कुछ क्या है, सराउंडिंग। ठीक, तो सिस्टम तो हो गया। सिस्टम के बाद एक शब्द आता है और स्पेसिफिक होकर, दैट इज थर्मोडायनेमिक सिस्टम। थर्मोडायनेमिक सिस्टम, व्हाट इज थर्मोडायनेमिक सिस्टम। आओ देखो, थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज द कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स। हम गैस मॉलिक्यूल्स की चर्चा करेंगे। कन्फाइंड विद इन अ सर्टन बाउंड्रीज, एक कंटेनर के अंदर बाउंड कर रखा है, एटमॉस्फेयर की तरह छुट्टे साड़ नहीं, कहीं भी भाग नहीं रहे हैं, एक बाउंड्री के अंदर कन्फाइंड है, ठीक है ना। कन्फाइंड विद इन अ सर्टन बाउंड्री सच दैट इट हैज़ अ सर्टन वैल्यू ऑफ प्रेशर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। ठीक, ऐसा लिख सकते हैं। इट इज सिस्टम क्या है, थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या है, इट इज द कलेक्शन ऑफ
लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल में कौन होंगे, एटम्स हो सकते हैं और मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, एटम्स और मॉलिक्यूल्स confined in certain boundaries such that it has some certain value of P, V and T। क्लास में हम ये बात कर चुके हैं कि PVT जो है उनको हम कोऑर्डिनेट्स ऑफ गैस बोलते हैं। इसका मतलब किसी भी गैस के बिहेवियर को पढ़ने के लिए 4 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं। वन इज प्रेशर ऑफ द गैस, वॉल्यूम ऑफ द गैस, टेम्परेचर ऑफ द गैस एंड नंबर ऑफ मोल्स। ठीक, 4 चीज़ों से हम गैस को कंप्लीटली डिफाइन करते हैं, गैस के बिहेवियर को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, सिस्टम को किस किस तरह से, या थर्मोडायनेमिक सिस्टम को किस किस तरह से क्लासीफाई किया गया है, तो मेरे पास 3 तरह के क्लासिफिकेशन है सिस्टम को लेकर के। वन इज ओपन, वन इज क्लोज्ड, वन इज आइसोलेटेड। ठीक, व्हाट इज ओपन सिस्टम? ओपन सिस्टम वो है जिसमें एनर्जी और मटेरियल, मटेरियल का मतलब मैटर, यानी कि जो भी हमारे गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो, ठीक, ये ट्रांसफ़र हो सकें, ठीक, या एक्सचेंज हो सके। ठीक, क्लोज सिस्टम वो है जहां एनर्जी पे तो हम टिक मार रहे हैं कि हाँ एनर्जी तो ट्रांसफ़र होगी, बट मटेरियल को हम टिक नहीं मार रहे हैं। मटेरियल ट्रांसफ़र नहीं होगा। आइसोलेटेड वो हैं जहां एनर्जी और मटेरियल दोनों ही ट्रांसफ़र नहीं होते। ठीक है, हमारी इच्छा ओपन सिस्टम से बचने की होगी। हम क्लोज्ड और आइसोलेटेड पे डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। हमारी इच्छा ओपन सिस्टम से बचने की होगी, क्योंकि हम पहले ही बोल चुके हैं थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज सच अ सिस्टम इन विच द गैस मॉलिक्यूल्स आर कन्फाइंड विद इन सर्टेन बाउंड्रीज। वी कैन चेंज द वॉल्यूम ऑफ गैस, हम पिस्टन को ऊपर नीचे करके वॉल्यूम चेंज करेंगे, लेकिन ऐसा कोई सिस्टम नहीं रखेंगे जिसमें मॉलिक्यूल्स कहीं भी चले जाएं, है ना। अब कुछ कुछ बातें आएंगी, जैसे वर्क डन बाय अ गैस और वर्क डन ऑन अ गैस क्या होता है। देखो, वर्क डन बाय अ गैस, ये परिभाषाएं हैं। अब इस भाषा को नहीं सीखा तो थर्मोडायनेमिक्स नहीं आएगा कभी। ये एक कंटेनर टाइप मान सकते हो। यहाँ पे मान लो कि एक पिस्टन लगा हुआ है विच इज़ मूवेबल, ठीक है। इसके अंदर कोई गैस भरी हुई है, आइडियल मान के ही चलो, केटीजी में पढ़ चुके हैं, पीवी, ठीक है ना। हमने अचानक से कुछ ऐसा किया, किसी टेम्परेचर T1 पे थे और हमने इसको गर्म करना शुरू किया, ये हीटर है, गर्म करना शुरू किया तो दिस टेम्परेचर शूट्स टू T2, और जैसे जैसे ये T2 हुआ हमें मालूम पड़ा कि ये जो हमारा पिस्टन है ये खिसक कर आगे आ गया है और ये इतना खिसक आया, ये यहाँ पर ये दूरी x खिसक आया। तो अगर मैं इसका सरफेस एरिया A मानूं तो A इंटू एक्स, दिस इज द न्यू वॉल्यूम क्रिएटेड। ठीक, वॉल्यूम क्रिएटेड। अच्छा लगा सुनकर, तो हम ये कहेंगे कि गैस एक्सपैंड हो गई। कोई परेशानी तो नहीं, गैस एक्सपैंड हो गई। अच्छा, गैस एक्सपैंडेड। और एक और बात समझ आई कि जो ये प्रेशर है अंदर गैस का, वो प्रेशर इधर की तरफ एक फोर्स लगा रहा होगा, और उस फोर्स से आप देखो तो इतना ये एक्स डिस्प्लेसमेंट हो गया है। हाँ, यानी कि गैस ने वर्क डन किया है, बिल्कुल सही बात है। तो हम ये कहेंगे कि वेन एवर गैस एक्सपैंड्स, गैस रियली डू अ वर्क, ठीक है ना। तो जब भी कभी कहा जाए कि गैस वर्क डन कर रही है तो इसका मतलब गैस एक्सपैंड हो रही है। हम कैसे कहें कि गैस वर्क डन कर रही है, तो डी डब्ल्यू की वैल्यू P इंटू डी वी के बराबर होती है। तो जो टोटल वर्क डन है दैट इज नथिंग बट इंटीग्रल ऑफ P डी वी, वेयर डी वी इज द चेंज इन वॉल्यूम।
और अगर अपने आप में dv पॉजिटिव है, ठीक है ना, dv पॉजिटिव होने का मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है, एक्सपैंड हो रहा है, तो हम कहेंगे वर्क डन बाय द गैस इज पॉजिटिव। और अगर ऐसा हो जाए कि dv नेगेटिव हो जाए तो हम कहेंगे वर्क डन बाय द गैस इज नेगेटिव। और इसी का उल्टा हम ये बोल देंगे कि वर्क इज डन ऑन द गैस, ऐसा बोल देंगे। ठीक। अच्छा, एक चीज़ और सोचो कि अगर मैं यहाँ पे ग्राफ प्लॉट कर लेता ये P और V, और इस पे कोई ग्राफ होता, तो अगर मैं उसके नीचे का एरिया लिखने की कोशिश करता, तो जो ये एरिया अंडर कर्व आता वही तो हमारा इंटीग्रल PdV होता और वही हमारा वर्क डन होता। यानी कि एरिया अंडर PV ग्राफ गिव्स यू द वर्क डन बाय द गैस। अब ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव सही, और नेगेटिव है तो वर्क डन ऑन द गैस हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात को दिमाग में रखना है। अच्छा, पॉजिटिव नेगेटिव ग्राफ में भी शक्ल देखें। ग्राफ में देखिए शक्ल, जैसे ये P है और ये V है, दुनिया में कोई वर्क डन ऐसे हो रहा है। अगर आप देखो इसको, लेट मी चेंज द कलर, ये V1 है और ये देखो V2 है, फाइनल वैल्यू बड़ी है, तो हम कहेंगे कि पॉजिटिव वर्क डन है। और ध्यान रखें, केमिस्ट्री के अंदर हम काफ़ी सारे कन्वेंशंस लेके चलते हैं, फिजिक्स में तो एक ही बात है, गैस वर्क डन कर रही है या नहीं कर रही, इतना ही देखना है। ठीक है, तो हम सिर्फ एक पर्सपेक्टिव लेकर चलेंगे, ये गैस वर्क डन कर रही है या नहीं। ये P, ये V, गैस ऐसे है और एरो पीछे की तरफ है। पीछे की तरफ एरो होते ही पता चलता है कि गैस कंप्रेस हो रही, क्योंकि इनिशियल जो है वो ये है और फाइनल वैल्यू ये है। क्योंकि हमारा गैस लेफ्ट की तरफ भाग रही है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम नेगेटिव है, तो वर्क डन जो है वो भी नेगेटिव हो जाएगा। वॉल्यूम नेगेटिव नहीं है, चेंज इन वॉल्यूम नेगेटिव है। ठीक है, ये P और ये V। कोई बच्चा कहे कि सर ऐसा ग्राफ बन गया, तो ये ऐसा ग्राफ क्या है यार, प्रेशर बढ़ रहा है पर वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आ रहा, क्योंकि इनिशियल वैल्यू भी यही है और फाइनल वैल्यू भी यही है, तो हम कहेंगे कि ज़ीरो वर्क डन, क्योंकि PV ग्राफ के अंडर कोई एरिया आता ही नहीं। क्लियर है मेरी बात, याद रहना चाहिए। कुछ प्रोसेस हैं जिनमें हम कुछ को साइक्लिक प्रोसेस बोलते हैं, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस बोलते हैं, है ना। कुछ को हम लोग बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो सबसे शुरुआत जो है उसको हम रिवर्सिबल प्रोसेस बोलेंगे। ठीक है ना, कहानी शुरू होगी रिवर्सिबल प्रोसेस से। रिवर्सिबल प्रोसेस क्या है, सुने। रिवर्सिबल प्रोसेस वो प्रोसेस है कि जहाँ पर मान लो कोई गैस किसी P, V, T की कंडीशन से चलना शुरू करती है फॉर n नंबर ऑफ मोल्स। ये फिक्स है, ध्यान रखें। नंबर ऑफ मोल्स पे जब भी कमेंट नहीं किया जाएगा तो यू शुड कंसीडर कि नंबर ऑफ मोल्स को उस जगह जितने भी नंबर ऑफ मोल्स लिए गए हैं गैस के, दोज आर फिक्स्ड, उनको चेंज नहीं किया जा रहा है। ठीक है ना, नॉट नेसेसरी कि नंबर ऑफ मोल्स पे हर बार कमेंट किया ही जाए। एंड फिजिक्स में इन जनरल नंबर ऑफ मोल्स पे बहुत ज़्यादा कमेंट बुकों में भी और क्लासेस में भी नहीं किया जाता है, पर जब भी कभी ना किया जाए, दिस इज़ वेरी मच अंडरस्टूड कि नंबर ऑफ मोल्स को वेरी नहीं कराया जा रहा है, कांस्टेंट माना जा रहा है। मान लो कि किसी एक PVT की कंडीशन से, मैं PV ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ, हम किसी दूसरे PVT की कंडीशन पे पहुँचे, मैं प्राइम लगा देता हूँ उसके ऊपर। ठीक, इस कंडीशन पे पहुँच गए। अब जब ये पहुँचे तो इस पहुँचने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। तरीके का मतलब कि हम P, V और T के कुछ अपने मर्जी के वेरिएशंस ले सकते हैं ऐसे, और उनके जो करस्पॉन्डिंग PV ग्राफ्स हैं वो हम प्लॉट कर देते हैं। जो पॉइंट्स हैं उनको मार्क करते हैं, मिलाते हैं तो ग्राफ बन जाता है। ऐसे में अब अपनी मर्जी से कोई ऐसा पाथ भी चुन सकता था। ये पाथ क्या चीज़ हो गई, पाथ यही है बेसिकली। मैं ज़बरदस्ती क्या कह रहा हूँ कि शुरुआत के PVT कंडीशन से P प्राइम, V प्राइम, T प्राइम कंडीशन तक मैं कैसे पहुँचता हूँ, ये मेरे ऊपर निर्भर करता है कि मैं P का, V का और T का मन मर्जी मुताबिक जैसा चाहूँ वैसा वेरिएशन ला सकता हूँ। उन पर्टिकुलर वेरिएशंस को मैं प्लॉट कर रहा हूँ ग्राफ पर, और उन ग्राफ को मिला दे रहा हूँ, उन पॉइंट्स को मिला दे रहा हूँ, तो एक बढ़िया सा ग्राफ बन के आ जा रहा है। उन सारे पॉइंट्स को मिलाकर जो एक ग्राफ बन के आता है, दिस ग्राफ इज नोन एज पाथ। कि मैं इस पाथ से 1 कंडीशन से 2 कंडीशन पे पहुंचा।
पाथ का मतलब कोई रोड वाला रास्ता नहीं है, पाथ का मतलब सिर्फ इतना है कि आप P1 V1 T1 कंडीशन से P2 V2 T2 कंडीशंस तक किस तरीके से पहुंचे। किस तरीके से मतलब क्या एल्गोरिदम थी प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम के चेंजेस की। कि अगर आपसे कोई पूछे कि इन बिटवीन इतने टाइम पर क्या टेम्परेचर, क्या प्रेशर, क्या वॉल्यूम था, तो आप बता पाओ। किस प्रेशर पे क्या वॉल्यूम था आप बता पाओ, किस टेम्परेचर पे क्या वॉल्यूम था आप बता पाओ। ठीक है ना। ऑल कोऑर्डिनेट्स ऑफ पीवीटी बिटवीन P1 V1 T1 P2 V2 T2 आपको पता होने चाहिए। अगर आपको सब पता है कि इस पूरे इंटरपोलेशन के अंदर P1 V1 T1 से P2 V2 T2 के बीच में आप कौन कौन सी वैल्यूज पीवीटी की लेके आए हो, तो अगर आपको सारी वैल्यूज पता है तो आपको पता, आप ये कहते हो कि आपको पाथ मालूम है कि किस पाथ से आप P1 V1 T1 से P2 V2 T2 तक पहुंचे हो। तो मान लो आप ऐसे पहुंचे थे। अब आप बहुत स्लोली ये प्रोसेस करके दोबारा एक काम करो कि P प्राइम V प्राइम T प्राइम से उसी पाथ से दोबारा से P1 V1 T1 तक पहुंच जाओ। पहुंच सकते हैं सर, अजीबोगरीब पाथ, दूसरा पाथ नहीं ले सकते क्या? बिल्कुल ले सकते हैं। अगर मेरी मर्जी है मैं इस पाथ से वापस पहुंचूं तो इधर से भी पहुंच सकता हूं, इस पाथ से वापस जाऊं तो इधर से भी जा सकता हूं, और क्या इधर से भी जा सकता हूं। बिल्कुल जैसी मर्जी वैसा काम हो सकता है। तो गौर से देखो, जो मैं पाथ बना रहा हूं, इन पाथ को हम लोग बोलते हैं साइक्लिक प्रोसेस। इस साइक्लिक प्रोसेस क्या है? साइक्लिक का मतलब P1 V1 T1 से चलना शुरू किया, हम किसी और स्टेट तक पहुंचे और वहां से वापस P1 V1 T1 तक आ गए, यानी कि दोबारा अपने इनिशियल स्टेट्स को अचीव कर लिया। ये साइक्लिक प्रोसेस कहलाता है। लेकिन इन सारे साइक्लिक ये ऑरेंज वाले प्रोसेस में एक प्रोसेस बहुत खास है, वो है नीचे वाला। ठीक, मैं इस ऑरेंज की जगह पर दूसरे कलर का इस्तेमाल करना चाहता हूँ, ग्रीन कलर यूज़ कर लेता हूँ। ये ग्रीन वाला बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। इंपॉर्टेंट नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा अलग है, खास है। कारण ये खास इसलिए है कि ग्रीन वाला ये कह रहा है कि जिस पाथ से मैं P1 V1 T1 से P2 V2 T2 तक पहुंचा, उसी पाथ पे मैं वापस P1 V1 T1 तक जाऊंगा। कोई दूसरा पाथ नहीं चुना, कोई दूसरे स्टेट्स अचीव नहीं किए। जबकि इस वाले पाथ में, इस वाले पाथ में, इस वाले पाथ में मैं P1 V1 T1 तक तो पहुंचा, पर सारे इंटरमीडिएट्स जो मेरे पास स्टेट्स थी उनको अचीव नहीं किया। ऑल आर साइक्लिक प्रोसेस, बट ये जो ग्रीन वाला है जिसमें सारे इंटरमीडिएट्स अचीव हुए, उनको हम बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक, रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब इफ P1 V1 T1 इज अचीव्ड अगेन, ठीक, वो तो साइक्लिक ही हो गया। और उसके खास रिवर्सिबल क्या है? इफ ऑल इंटरमीडिएट्स आर अचीव्ड देन द साइक्लिक प्रोसेस सेड टू बी रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है। व्हाट इज साइक्लिक प्रोसेस? If a sample of gas achieves initial state of PVT after certain changes in it, then the process is said to be cyclic. Hashtag if the cyclic process is such a way that all intermediate states are achieved, then the process is called रिवर्सिबल प्रोसेस। अच्छा, रिवर्सिबल प्रोसेस को इन जनरल किताबों के अंदर क्वासी स्टैटिक प्रोसेस के नाम से भी जाना जाता है। तो डरे नहीं, नामकरण संस्कार है। क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। ठीक, अभी जो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस है
इसकी खास बात यह है कि दिस इज़ वेरी स्लो प्रोसेस। मतलब जो रिवर्सिबल प्रोसेस है वो स्लो होते हैं, स्लो ही होते हैं। अगर आप सडन चेंजेस लाते हैं पीवीटी के अंदर तो आप दोबारा से इंटरमीडिएट स्टेट्स को अचीव नहीं कर पाते। ये कहने कि सारे इंटरमीडिएट स्टेट्स को अचीव नहीं कर पाते। तो इफ़ यू वांट कि आपके पास एक परफेक्ट क्वासी-स्टैटिक या फिर रिवर्सिबल प्रोसेस हो तो हम उसको बहुत स्लोली ही अचीव कर सकते हैं नियर अबाउट। लेकिन ऐसा नहीं है कि सडन चेंजेस को हम लोग किसी भी तरह से रीअचीव कर पाएँ, कुछ कर पाएँ, ऐसा नहीं हो पाएगा। साइक्लिक प्रोसेस पे मेरा ध्यान है, क्वासी-स्टैटिक पे इतना बहुत फोकस मैं नहीं कर रहा हूँ कि मैं सारे इंटरमीडिएट्स को अचीव कर पाऊँ। प्रैक्टिकली इतना ज़्यादा आसान नहीं है और बहुत स्लो मैं प्रोसेस को करना भी नहीं चाहता कि गैसेस के साथ हीट दो, उनसे वर्क डन कराओ, फिर हीट दो, फिर वर्क डन कराओ। इसी तरह की मशीन हम बनाना चाहते हैं, इंजन्स बनाना चाहते हैं। इसलिए क्वासी-स्टैटिक पे नहीं, साइक्लिक प्रोसेस पे बहुत सारा मेरा ध्यान है। आने वाले समय में भी समझ भी आएगा कि साइक्लिक प्रोसेस के अंदर ऐसा क्यों हम कर रहे हैं। तो जरा पीवी डायग्राम बनाते हैं ना। पीवी डायग्राम की खास बात यह कि वर्क डन की बहुत अच्छी पिक्चर देता है। ये क्लोज डायग्राम है, देखो, दिस इज़ व्हाट वी से क्लोज डायग्राम। अच्छा, क्लोज डायग्राम ऐसा क्यों कह दिया? देखो, कोई छोर नहीं है, कोई एंड नहीं है, मतलब जहाँ से शुरू हो वहीं ख़त्म हो, ये मतलब है। जैसे मान लो ये गौर से देखो, ये वाला हिस्सा हमारा क्लॉकवाइज है और ये वाला जो हमारा प्रोसेस है दैट इज़ एंटी क्लॉकवाइज। आप देखो वर्क डन निकालो तो जब भी कभी आपका साइक्लिक प्रोसेस क्लॉकवाइज घूमेगा तो जो वर्क डन निकल के आने वाला है वो पॉजिटिव निकल के आने वाला है। और जब भी साइक्लिक प्रोसेस पीवी डायग्राम में आपका एंटी क्लॉक घूमेगा तो जो वर्क डन बाई गैस आने वाला है दैट इज़ नेगेटिव फॉर श्योर। ठीक है, ध्यान रखें इस बात को। नहीं भी आता है तो अभी पता चल जाएगा ऐसा कैसे होता है, पर दिमाग में ये बात रखें ज़रूर कि जब भी कभी क्लॉकवाइज घूमेगा। अच्छा, एग्जाम्पल ही देख लो, मान लो ये P ये V, हम यहाँ पर A पर थे, हम यहाँ पहुँचे और यहाँ गए। हमने सीखा है कि वर्क डन जो है दैट इज़ एरिया अंडर कर्व। कौन सा? PV कर्व। तो ज़रा एरिया अंडर कर्व की चर्चा करो। आओ देखो, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। अगर मैं एरिया अंडर कर्व निकालूँ A से लेके B तक का, ये पाथ 1, ये पार्ट 2, पाथ 1 का निकालूँ तो पूरा पूरा ये निकलता है। ठीक, और अगर मैं अब इसी में पाथ 2 का निकालूं तो उसके नीचे का एरिया तो सिर्फ ये है, विच इज़ दिस। और वो तो नेगेटिव भी है क्योंकि वॉल्यूम कम हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एरिया 1 माइनस एरिया 2, क्योंकि प्लस तो हो नहीं सकते, विल बी टोटल वर्क डन। तो एरिया इनसाइड, अब क्योंकि देखो गौर से नीचे का हिस्सा कॉमन था तो जो बच गया वो तो सिर्फ यही हिस्सा है ना, ये वाला, वो तो क्लॉकवाइज का बचा, सिर्फ क्लॉकवाइज इज पॉजिटिव। एरिया इनसाइड क्लोज्ड कर्व बराबर वर्क डन। तो जब क्लोज पाथ होगा तो आपके पास एक बार पॉजिटिव और एक साइकिल में नेगेटिव वर्क आने वाला है। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव का मतलब है कि माइनस हो जाएंगे वर्क डन। तो जो एरिया अंडर कर्व नहीं, एरिया इनसाइड कर्व बचेगा वही आपका वर्क डन होने वाला है। ठीक है, ध्यान रखें। दूसरी बात, कई बच्चे ऐसी गलती कर देते हैं, उनको मालूम नहीं होता कि वर्क डन की वैल्यू पीडीवी की जगह वीडीपी लिख देते हैं। जैसे वर्क डन बराबर इंटीग्रल ऑफ पीडीवी, ये तो ठीक है, पर कई बच्चे गलती करते हैं इंटीग्रल ऑफ वीडीपी। तो भैया ये बहुत बड़ा चमत्कार है, ये नहीं करना है और ये सही है। ठीक है, ये तो गलतियाँ नहीं करनी, पहली बात तो ये बेसिक बेसिक बातें, इस पर बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करके मतलब किया भी जा सकता है, कहने को तो, करने को जाए तो करा जा सकता है, पर टाइम वेस्ट उस पर करना नहीं है। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है? जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखो क्या है। वैसे तो ये फर्स्ट लॉ के बहुत बाद आया और बहुत कॉमन सेंस वाला लॉ है, ऐसा कहा जाता है कि दिस इज़ अ कॉमन सेंस लॉ, लेकिन इसको फिर भी डिफाइन करने की ऐसी ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जीरोथ लॉ से हम
टेम्परेचर स्केल्स डिफाइन करते हैं, थर्मोमीटर बनाते हैं। टेम्परेचर स्केल जो है वो थर्मोमीट्री यहाँ से डिफाइन होती है। क्या कहता है? कहता है कि अगर एक बॉडी है ए, एक बॉडी है बी, एक बॉडी है सी, मैं अलग अलग करके दिखा रहा हूँ, किताबों में कैसे भी डायग्राम्स हो सकते हैं। इफ़ आई से ए बॉडीज एट टेम्परेचर टी ए और बी बॉडीज एट टेम्परेचर टी बी एंड सी एट टेम्परेचर टी सी, और अगर ऐसा कोई कह दे कि टी ए इज़ इक्वल टू टी बी, यानी कि ए और बी दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं, ठीक है ना, इस स्टेटमेंट को हम बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। और फिर ये कोई कह दे कि टी बी और टी सी आपस में बराबर हैं, तो इनका भी आपस में क्या है बेटा? थर्मल इक्विलिब्रियम। तो आपको ए और सी को आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, इट इज़ ऑलरेडी प्रूवन। अगर ये दो स्टेटमेंट ट्रू हो गए तो इसका मतलब ये हुआ कि टी ए मस्ट बी इक्वल टू टी सी, इनमें भी थर्मल इक्विलिब्रियम होगा। मैं पूरा स्टेटमेंट लिख नहीं रहा हूँ, बस आपको इतना समझा रहा हूँ कि अगर ए बॉडी बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, बी बॉडी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है ना, तो सी और ए आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। आपको ए और सी को टच कराकर ये प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है कि देयर इज़ नो नेट हीट फ्लो, कि वो थर्मल इक्विलिब्रियम में, वो होंगे ही होंगे। दिस इज़ द जीरो लॉ, और एक कॉमन सेंस भी है, ए बराबर बी बराबर सी तो ए बराबर सी। पर इस लॉ से थर्मोमीटर बनाया जाता है, या थर्मोमीट्री इससे डिफाइन होती है पूरी। कैसे होती है वो अभी का केस नहीं, उसको जाने देते हैं। जीरोथ लॉ के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा है दैट इज़ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और अभी के केस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी बहुत इज्जत है, ढंग से पढ़ना है। व्हाट इज़ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है? देखो, आपसे कहा जाए कि किसी गैस के सिस्टम को डेल्टा क्यू हीट दी गई, इस डेल्टा क्यू हीट से वो गैस क्या करने वाली है? तो मेरे हिसाब से हम उस गैस से सबसे पहले तो कुछ वर्क डन लेना चाहते हैं कि भाई जो गैस को हीट दी गई उससे वो कुछ वर्क डन करे। तो हमारा ध्येय तो यही था ना, शुरुआत में ये कहा था कि गैस से कितना वर्क डन करा सकते हैं, हम यही आखिरी में पढ़ना चाहते हैं। तो जो हीट दी गई वो डेल्टा क्यू है, उससे कुछ डब्ल्यू वर्क डन कर लिया, और गैस जो हीट का वर्क डन कन्वर्ट नहीं कर पाई, उतनी हीट गैस की इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में यूज़ होगी। और ये इंटरनल एनर्जी क्या है? ये तो केटीजी के अंदर पढ़ रखा था कि गैस के पास, गैस मॉलिक्यूल्स के पास जो भी एनर्जी है वो थर्मल काइनेटिक एनर्जी है, और थर्मल काइनेटिक एनर्जी को ही इंटरनल एनर्जी बोला जाता है। किसी तरह की पोटेंशियल एनर्जी हमारी गैस के पास नहीं होती। और गौर से सोचो तो ये जो लॉ है वो सिर्फ एनर्जी कंजर्वेशन के ऊपर बेस्ड है, और कुछ तो है नहीं है, कि जो हीट आपने दी उसमें से जितना वर्क डन गैस कर पाई, जो हीट बची उससे गैस की इंटरनल एनर्जी बढ़ गई, यानी थर्मल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ गया। तो ये है तो एसेंशियली एनर्जी कंजर्वेशन ही। एनर्जी कंजर्वेशन, कुछ और तो नहीं है? बिल्कुल नहीं, एनर्जी कंजर्वेशन के सिवा कुछ भी नहीं है ये। अच्छा, इसका कोई और फॉर्मेट है? बिल्कुल है, डी क्यू बराबर डी डब्ल्यू प्लस डी यू। ये क्या बात होती है? एक ही बात लिख दी, एक ही नहीं है। ऊपर का फॉर्मेट पहले लिखा गया था, कई सालों बाद ये प्रूव हुआ कि जो डी क्यू बराबर डी डब्ल्यू प्लस डी यू यानी डिफरेंशियल फॉर्मेट है वो भी सही है, क्योंकि शुरुआत में बात प्रूवन नहीं थी कि डिफरेंशियल स्टेट्स में बहुत छोटे छोटे से चेंजेस के लिए भी थर्मोडायनेमिक्स के लॉज बिल्कुल सही हैं। समझे? इस बात पे विशेष ध्यान दें। अभी तो हमारे लिए यह है कि दोनों स्टेटमेंट साइमल्टेनियसली सही हैं, हम पहले दिन से इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हमारे लिए तो ये स्टेटेड ट्रुथ है। ठीक, दूसरी बात यह है कि डी यू क्या होता है, सबसे पहले तो समझे, या एक चीज़ देख लें कि डी डब्ल्यू क्या होता है। डी डब्ल्यू है तो सर जी पी डी वी, इसको इंटीग्रेट कर दें, इसको इंटीग्रेट कर दें, तो ये बन जाएगा बेटा आपका टोटल वर्क डन। तो डी डब्ल्यू का स्टेटमेंट तो अभी बता दिया गया आपको, ये क्या है।
अच्छा, ये डी यू क्या है? डी यू अपने आप में चेंज इन इंटरनल एनर्जी है। और गौर से सोचो, इंटरनल एनर्जी है क्या? सिर्फ थर्मल काइनेटिक एनर्जी। ये तो मैक्सवेल्स इक्वी पार्टीशन लॉ से भी आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। तो अगर आप सोचो F/2 nRT, टी को डिफ्रेंशिएट करो dt, क्योंकि आपने सामने चेंज लिखा हुआ है du। तो ये कहाँ से आ गया? मैक्सवेल्स इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी से। मैक्सवेल्स इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी। ठीक, एफ क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक, ये हो गया। बड़ा अच्छा लगा यार। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को और कैसे लिखा जा सकता है देखें। तो लिखा जा सकता है डी क्यू बराबर पी डी वी प्लस F/2 nR/dt। तो ये भी बढ़िया तरीका है लिखने का, मज़ा आ गया यार, एक और तरीका मिल गया। देखते चलें, जिस भी शक्ल में आपको ये लॉ दिखे उस शक्ल में ये काम आपको आना चाहिए। ठीक है, अच्छा अभी आगे बढ़ेंगे, देखेंगे। अभी प्रोसेस पढ़ने हैं ढेर सारे। यहाँ पे कुछ कन्वेंशंस हैं, डी क्यू के, है ना, डी यू के, डी डब्ल्यू के, कुछ कन्वेंशंस है पॉजिटिव नेगेटिव को लेकर के। हमारे पास इफ़ सपोज डी क्यू जो है उसको अगर हम कहें पॉजिटिव और हम कहें नेगेटिव, तो दोनों चीज़ें बोल सकते हैं। समझे कब? जब हीट सप्लाई की जाएगी, मतलब हम गैस को जब हम हीट दे रहे होंगे तो हम कहेंगे कि डी क्यू इज़ पॉजिटिव। और जब गैस हीट इवॉल्व कर रही होगी, हम हीट ले रहे होंगे उससे, तो हम कहेंगे कि हीट इज़ नेगेटिव, हीट इज़ टेकन। ठीक, डी यू के भी दो केसेस हैं, वन इज़ पॉजिटिव, वन इज़ नेगेटिव। इंटरनल एनर्जी है, एंटायरली टेम्परेचर का फंक्शन है, पहले ही पढ़ चुके हैं केटीजी के अंदर। तो व्हेन टेम्परेचर इज़ इंक्रीजिंग डी यू इज़ इंक्रीजिंग, तो डी यू पॉजिटिव है। व्हेन टेम्परेचर इज़ डिक्रीजिंग तो डी यू अपने आप में नेगेटिव हो जाएगा। वर्क डन की चर्चा करो, तो वर्क डन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, हम अभी करके भी आए हैं। तो जब डेल्टा वी पॉजिटिव होगा तो वर्क डन पॉजिटिव, और डेल्टा वी नेगेटिव होगा तो वर्क डन नेगेटिव। मतलब यहाँ गैस एक्सपैंड कर रही होगी और यहाँ गैस कंप्रेस हो रही होगी, इस बात को ध्यान रखें। ये कन्वेंशंस हैं, कुछ बेसिक परिभाषाएं कुछ चीज़ों की। मोलर स्पेसिफिक हीट, व्हाट इज़ रियली मोलर स्पेसिफिक हीट? तो एक चीज़ होती थी जो हमने 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ी थी और थर्मोमीट्री में शुरुआत के पार्ट में पढ़ते हैं, दैट इज़ ग्राम स्पेसिफिक हीट, है ना, या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी करके पढ़ते हैं। तो यहाँ इतना अलग नाम उसका इसीलिए हो जाता है। वो हम पढ़ते थे कि 1 ग्राम मटेरियल का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस चेंज कराने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड होती थी उसको ग्राम स्पेसिफिक हीट बोलते थे। वो ग्राम पर डिफाइंड थी। मोलर स्पेसिफिक हीट जो है वो मोल पर डिफाइंड है। मतलब क्या हुआ इसका, देखें। द हीट रिक्वायर्ड to raise the temperature of 1 mole of a gas, और गैस का मतलब आइडियल गैस, is called by 1 डिग्री सेल्सियस, तो लिखना ही भूल गए यार, raise 1 डिग्री सेल्सियस is called molar specific heat। ठीक है, ध्यान रखें ये। दूसरी बात ये है कि लिक्विड के केसेस में, सॉलिड के केसेस में स्पेसिफिक हीट जो होती है उसको हम इस तरह डिफाइन नहीं करते हैं कि वो प्रेशर का फंक्शन है या नहीं है, टेम्परेचर का फंक्शन है या नहीं है, या हीट सप्लाई किए बिना टेम्परेचर चेंज किया जा रहा है क्या, या कांस्टेंट वॉल्यूम है क्या, इस सबसे कोई मतलब नहीं होता है। पर गैसेस के लिए मोलर स्पेसिफिक हीट जो है वो प्रोसेस डिपेंडेंट है।
कि जो भी प्रोसेस हम इस्तेमाल कर रहे हैं या गैस को जिस भी प्रोसेस के अंडरटेकिंग ले जा रहे हैं वो प्रोसेस क्या है। तो अगर डेफिनेशन लिखनी हो तो हमें लिखना चाहिए C दैट इज इक्वल टू डेल्टा Q बाई N डेल्टा T। N क्या है, अगर नहीं समझ आता तो समझ लो कि नंबर ऑफ मोल्स हैं। यहाँ पे M हुआ करता था, अब हम मोल्स पे डिफाइन कर रहे हैं चीज़ों को, इसलिए मोलर स्पेसिफिक हीट लिखा हुआ है। तो C की जगह हमें लिखना चाहिए C ऑफ प्रोसेस। ध्यान रखें इस बात को, C ऑफ प्रोसेस, क्योंकि जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है ना, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, दैट इज प्रोसेस डिपेंडेंट। मतलब आइसोकोरिक प्रोसेस होगा तो अलग होगी, आइसोबारिक प्रोसेस होगा तो अलग होगी, आइसोथर्मल प्रोसेस होगा तो अलग होगी, एडियाबैटिक होगा तो अलग होगी, एंड सो ऑन सो फोर्थ। जितने भी तरह के प्रोसेस हो सकते हैं सबके लिए C की वैल्यू अलग होगी। ठीक, यूनिट बनाए तो क्या बनने वाली है, कैलोरी पर मोल केल्विन, है ना। डिग्री सेल्सियस भी लिख सकते हो उसको, तो जूल पर मोल केल्विन, और डिग्री सेल्सियस भी लिख सकते हो, ये सब तो एक ही बात है। अगर डेल्टा टी के लिए डिग्री सेल्सियस और केल्विन में कोई अंतर नहीं है। ये मोलर स्पेसिफिक हीट है। अच्छा, मोलर स्पेसिफिक हीट हो गई, अच्छा लगा। अब कुछ प्रोसेस हैं। प्रोसेस क्या है, स्पेसिफिक कंडीशंस अंडर विच a gas is taken to one PVT condition to other PVT condition। ठीक, specific restrictions, specific conditions under which a gas is taken from one PVT to other PVT। specific conditions under which a gas is taken to one PVT to other PVT is called process। ठीक, ये प्रोसेस होता है। अब ये कितने तरह के प्रोसेस हैं, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में बहुत तरीके के प्रोसेस हमें पढ़ने होते हैं। जैसे पहला आइसोकोरिक प्रोसेस, सबसे सिंपल। दूसरा आइसोबारिक प्रोसेस। तीसरा आइसोथर्मल प्रोसेस। चौथा एडियाबैटिक प्रोसेस। और भी बहुत सारे हैं, मतलब नहीं है उनसे। आइसोकोरिक का मतलब ये होता है कि डेल्टा V बराबर 0, मतलब बाकी दुनिया में कुछ भी हो जाए मैं फ़र्क नहीं पड़ता है, बस मेरा वॉल्यूम चेंज नहीं होना चाहिए। आइसोबारिक का मतलब होता है डेल्टा P बराबर 0, यानी कुछ भी हो जाए मेरा प्रेशर चेंज नहीं होना चाहिए। आइसोथर्मल का मतलब होता है डेल्टा T बराबर 0, यानी टेम्परेचर चेंज ना हो, बाकी कुछ भी हो जाए। और यहाँ ये कहते हैं कि डेल्टा Q बराबर 0, यानी कुछ भी चेंज करो पर हीट एक्सचेंज मत होने दो सिस्टम और सराउंडिंग में। तो ये प्रोसेस हैं तुम्हारे, इनमें कहाँ से शुरू करें, किसको पढ़ाएं। चलो भाई शुरू करते हैं आइसोकोरिक से। दिमाग में कुछ बातें रखना कि आइसोकोरिक प्रोसेस के अंदर जो भी चीज़ें हम पढ़ते हैं, तो जो भी प्रोसेस पढ़ेंगे इसमें कुछ छोटी छोटी सी बातें ज़रूर रहेंगी, दिमाग में आनी चाहिए। एक प्रोसेस को पढ़ते हुए उस प्रोसेस से रिलेटेड सारी बातें दिमाग में आएँ, उनको नोट डाउन करें, उनके वेरिएशन को समझें, और फिर एक एक करके सबको ख़त्म करते चलें। और ऐसा करते हुए जिस टाइम हम पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस को ख़त्म कर रहे होंगे उस वक्त हमारे लिए थर्मोडायनेमिक्स में कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जहाँ आ गए हैं उसमें आइसोकोरिक प्रोसेस हमारी हेडिंग है। आइसोकोरिक प्रोसेस डालते हैं भाई हेडिंग। आइसोकोरिक प्रोसेस। देखो भाई आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होता है समझो। आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होता है, पहली बात तो जो भी पढ़ना, जो सीक्वेंस बता रहा हूँ बस इसी को फॉलो करना है। कि
कंडीशन क्या है आइसोकोरिक प्रोसेस की। तो अगर मैं कंडीशन पे आऊँ तो कंडीशन इज डेल्टा वी इज़ ज़ीरो। इसी को डिफरेंशियल स्टेट में हम कह सकते हैं दैट डी वी इज़ ज़ीरो। ठीक, तो सिंबल है, लिखने का तरीका है और कुछ नहीं। तो ये तो कर लिया, कंडीशन हो गई। कंडीशन के बाद क्या कोई इसका कोई लॉ है क्या? तो लॉ को याद करो तो तुम्हें गेलुसैक टाइप का लॉ याद आएगा। गेलुसैक टाइप का लॉ क्या कहता था कि P1/T1 इज इक्वल टू P2/T2, दैट इज इक्वल टू, दैट इम्प्लाइज कि P, समझे ना, इज प्रोपोर्शनल टू T। अच्छा, ये इम्प्लाई करता है कि P इज इक्वल टू सम कांस्टेंट K टाइम्स T। मजा भी आया, मतलब वॉल्यूम फिक्स रखना है। हाँ बिल्कुल फिक्स रखना है। और देखो कि जरा इसका कोई ग्राफ है क्या, तो ग्राफ पे भी चर्चा कर लो। ग्राफ की अगर चर्चा करें तो आओ ग्राफ पे चर्चा करते हैं। देखो मैं P और T ग्राफ की चर्चा करता हूँ। P और T ग्राफ तो मेरे हिसाब से मुझे साफ दिखाई देते हैं कि पासिंग थ्रू ओरिजिन अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ आने वाला है ना। तो अब ये ऐसा ग्राफ आएगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। अच्छा, अब अगर इसकी स्लोप को देखें, गौर से देखो, पी वी बराबर एन आर टी तो दुनिया जानती है, और हम देख रहे हैं कि P इज इक्वल टू एन आर बाई वी इंटू टी। ये हमारी स्लोप हो गई। ठीक, तो ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ की स्लोप क्या होगी? तो ये इस ग्राफ की स्लोप होगी। ठीक है ना, एन आर बाई वी। वॉल्यूम कांस्टेंट करके नंबर ऑफ मोल्स पे सवाल पूछ सकता है, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट करके वॉल्यूम पे सवाल पूछ सकता है कि दो ग्राफ बना देगा, एक इसका वॉल्यूम ज़्यादा है। तो ये काम हो सकते हैं, इस तरह के ग्राफ बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो देखो कंडीशन पढ़ी, लॉ पढ़ा, लॉ का ग्राफ पढ़ा। ग्राफ पढ़ने के बाद जरा इसमें एक चर्चा और कर लेते हैं, दैट इज़ मोलर स्पेसिफिक हीट। सी ऑफ प्रोसेस है, हम इसको CV लिखते हैं। CV क्यों लिखते हैं? दिमाग में बात आती है कि जब आप CV लिखेंगे तो एक अच्छी चीज़ हो जाएगी कि CV का मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? dQ/NdT। हाँ, dQ/NdT अच्छी बात है। ये dQ कहाँ से लाओगे? तो देखते हैं अभी। ये फॉर्मूला बन गया। ठीक, इसी को आप क्या करें, dQ बराबर NCV/dt ये लिख लें। ये बहुत काम आने वाला है। खैर, अगली बात क्या आएगी? हमने मोलर स्पेसिफिक हीट लिख ली। अब सबसे कमाल की बात है कि इसमें वर्क डन लिखना चाहिए। ठीक है ना, तो चलो वर्क डन लिखो। तो जब मैं वर्क डन लिखूंगा DW, तो DW की जगह मुझे लिखना पड़ेगा PdV। पर मैं जानता हूँ कि वॉल्यूम इज कांस्टेंट है ना, तो DV इज ज़ीरो, DV इज ज़ीरो, हेंस DW इज ज़ीरो। इफ डिफरेंशियल वर्क इज ज़ीरो ऑलवेज, देन टोटल वर्क इज ज़ीरो ऑलवेज। तो मैं कह सकता हूँ कि ज़ीरो बराबर टोटल वर्क डन। अच्छा लगा। इसके बाद और क्या करना है इसमें, और देखो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स करो। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स करते हुए आपको क्या कुछ याद आता है? देखो मेरे हिसाब से जो याद आता है वो ये है कि dQ इक्वल्स du प्लस dW। और क्योंकि मेरा प्रोसेस आइसोकोरिक है, तो आइसोकोरिक होने का मतलब ये हुआ कि dV ज़ीरो है, दिस इम्प्लाइज dW इज ज़ीरो फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस, हेंस दिस बिकम ज़ीरो। तो हम कहेंगे कि dQ की जो वैल्यू है दैट बिकम्स du, और du की वैल्यू देखो क्या निकल के आएगी। ज़रा कुछ पुराने लॉज याद करो। अभी dQ की वैल्यू जो हमने लिखी ऊपर NCV/dt अभी ऊपर लिखी थी, है ना, और du की वैल्यू को
इक्वी पार्टीशन लॉ से लिख लो, दैट इज F/2 NR/dt। तो क्या हमें इसको मार देना चाहिए, n को भी मार देना चाहिए, बिल्कुल। और जैसे ही इसको मारा वैसे ही तुम्हारे पास यहाँ से निकल के आता है CV की वैल्यू F/2R। गौर से देखो, डिग्री ऑफ फ्रीडम पर और यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट पे डिपेंड करा। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट तो कांस्टेंट ही है, और डिग्री ऑफ फ्रीडम तो इस बात पे डिपेंड करती है कि मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल है, डायटॉमिक मॉलिक्यूल है, ट्राइटॉमिक मॉलिक्यूल है, तो बेसिकली एटॉमिसिटी पे डिपेंड करती है। मतलब नेचर ऑफ मॉलिक्यूल पर डिपेंड किया कि CV क्या होगा। ठीक, तुमसे कोई कहे कि व्हाट इज़ द CV फॉर मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल, तो मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए F की वैल्यू 3 होती है। ठीक, डायटॉमिक के लिए F की वैल्यू 5 होती है, ट्राइटॉमिक के लिए 5 और 6 होती है। तो आप CV की वैल्यूज़ अलग अलग सबके लिए लिख सकते हैं। ठीक, आइए देखिए CV, इसकी चर्चा करें। फॉर मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल, फॉर मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल क्या है भाई, F की वैल्यू निकल के आती है 3, तो CV की वैल्यू निकल के आती है 3/2R। इसी प्रकार फॉर डायटॉमिक मॉलिक्यूल F की वैल्यू निकल के आती है 5, तो CV की वैल्यू निकल के आती है 5/2R। फॉर ट्राइटॉमिक मॉलिक्यूल, ट्राइटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू 5 भी होती है, डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू 6 भी होती है। मैं वाइब्रेटरी काउंट नहीं कर रहा हूँ, इस बात को मेंशन कर रहा हूँ बार बार, दिमाग में इसको रखना, वाइब्रेटरी काउंट नहीं कर रहा हूँ। ये लीनियर मॉलिक्यूल्स होते हैं और ये ट्रायंगुलर होते हैं। ट्रायंगुलर की जगह बेंट बोलना चाहिए, ज़्यादा अच्छा लगता है, पर ठीक है। तो यहाँ से जो CV की वैल्यू है दैट इज़ 5/2R, और यहाँ से जो CV की वैल्यू है दैट इज़ 6/2R, दैट इज़ 3R। ठीक, तो कुछ खास नहीं है, आपको F की वैल्यूज़ आनी चाहिए। ये CV हो गया। अच्छा, CV निकाल लिया, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगा दिया, सब कुछ हो गया, पर एक बात तो क्लियर निकल के आती है कि जो CV की वैल्यू है दैट इज़ F/2R। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस मस्ट बी वेरी मच क्लियर, और याद हो जाए तो बहुत अच्छा है। ये आइसोकोरिक प्रोसेस है। इस आइसोकोरिक प्रोसेस के अंदर एक और बात है, बाद में बताऊंगा, जिसको हम लोग बल्क मॉडुलस बोलते हैं। मैं सारे प्रोसेस के बल्क मॉडुलस की जानकारी एकदम आखिरी में दूंगा, अभी नहीं, ठीक है ना। तो उसको छोड़ते हैं अभी, ये हो गया। अब हमारे पास जो केस है वो है आइसोबारिक प्रोसेस का। आइसोबारिक प्रोसेस का, आइसोबारिक प्रोसेस देखिए क्या है भाई। आइसोबारिक प्रोसेस की कंडीशन क्या है, सबसे पहले कंडीशन पढ़िए। कंडीशन कहता है कि dP बराबर ज़ीरो। dP बराबर ज़ीरो का मतलब प्रेशर इज कांस्टेंट, और प्रेशर कांस्टेंट करने का मतलब है कि रिलेशन किस में पढ़ना है, रिलेशन पढ़ना है वॉल्यूम और टेम्परेचर में। वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच का जो रिश्ता है वो तो चार्ल्स लॉ कहलाता है। हाँ, तो अगर लॉ पढ़ना है तो कौन सा लॉ पढ़ना चाहिए, है ना, तो लॉ पढ़ेंगे तो चार्ल्स लॉ। अगर लॉ है चार्ल्स लॉ तो इसकी कोई इक्वेशन भी होगी। इक्वेशन क्या है, V इज प्रोपोर्शनल टू T, यानी कि दिस इम्प्लाइज V इज इक्वल टू सम कांस्टेंट K टाइम्स T, यानी V1/T1 दैट इज इक्वल टू V2/T2। ये बहुत बाद की कंडीशंस हैं, डेफिनेशंस हैं, चार्ल्स ने तो बहुत अलग डेफिनेशन दी थी, पर यही डेफिनेशन हमारे सवालों को बनाती है, इसी को पकड़ कर चलना है। अच्छा, तो इसका कोई ग्राफ भी होगा इक्वेशन का। ग्राफ तो बहुत सिंपल है, अगर हम V और T का ग्राफ बनाएं तो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन ही दिखाई देती है। पासिंग थ्रू ओरिजिन टाइप की लाइन बन गई
हल्की फुल्की, तो इसको सही से मान के चलना कि पासिंग थ्रू ओरिजिन स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन गई है। अब इसमें स्लोप देख लेते हैं, इसकी स्लोप क्या होगी। तो एक बात तो क्लियर है कि पी वी बराबर एन आर टी सब जानते हैं, तो v बराबर एन आर बाई पी इंटू टी, तो ये ड्रामा स्लोप निकल के आ रहा है। यानी कि अगर मैं स्लोप देखूं इस ग्राफ की, तो स्लोप की वैल्यू तो एन आर बाई पी आनी चाहिए। यानी कि फॉर फिक्स नंबर ऑफ मोल्स, जिसका प्रेशर ज़्यादा उसकी स्लोप कम, एंड फॉर कांस्टेंट प्रेशर, अगर मैं प्रेशर ना चेंज करूं तो नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाने पर जो स्लोप है वो बढ़ती चली जाएगी। ठीक, तो 2-4 पैरेलल अगर एक साथ ग्राफ प्लॉट करके नंबर ऑफ मोल्स पे कमेंट कराने की कोशिश करे या प्रेशर पे कमेंट कराने की कोशिश करे, तो यू शुड बी एबल टू आंसर। ऐसे सवाल आते हैं। अच्छा, हम लोगों ने ग्राफ कर लिया, इक्वेशन कर ली, तो जरा वर्क डन पे चर्चा करें या इंटरनल एनर्जी पर चर्चा करें। इंटरनल एनर्जी तो वही हाफ एफ एन आर डी टी ही होने वाली है। टेम्परेचर में चेंज तो आ ही रहा है। तो अगर मैं सिर्फ चेंज इन इंटरनल एनर्जी की चर्चा करूं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी दैट इज डी यू की चर्चा करूं, तो एफ बाई टू एन आर डी टी, ये तो यही आने वाला है। और अगर तुम देखो गौर से, तो जो एफ बाई टू आर है, यहाँ पे मैं एन डी टी लिख देता हूँ, तो ये हिस्सा जो है, मैं दूसरे कलर से करता हूँ इसको, दिस टर्म इज कॉल्ड एज सी वी। ये तो सी वी हुआ करता था, हाँ। तो डी यू की वैल्यू जो निकल के आती है एन सी वी डी टी, यानी ये तो जीवन भर एन सी वी डी टी रहने वाला है डी यू। जो पहले एक सिर्फ केस में एन सी वी डी टी निकल आया था, वो एक केस में नहीं, हमेशा हमेशा निकलेगा। पर ये तो आइसोबारिक प्रोसेस में तो सिर्फ प्रेशर कांस्टेंट है, इसमें सी वी कहाँ से आ गया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सी वी आ गया, पर अगर जो सी वी होगा वो तो कोई कांस्टेंट वैल्यू होगी, हाँ। वो कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पर है, समझे। कांस्टेंट प्रेशर के अंदर कांस्टेंट वॉल्यूम का कंसेप्ट नहीं आ रहा है, पर जब भी इसी गैस को कांस्टेंट वॉल्यूम पर रखा जाएगा तो कोई तो सी वी की वैल्यू होगी, वो तो एफ और आर पर डिपेंड करेगी बस, और किसी चीज़ पे तो नहीं करेगी। तो जो वो वैल्यू होगी वो यहाँ पर सब्सटीट्यूट की जा रही है, नंबर सब्सटीट्यूट किया जा रहा है। तो वो कांस्टेंट वॉल्यूम वाला कंसेप्ट नहीं आ रहा है यहाँ पे, इसको समझे। तो ये अप्लाई तो हो ही सकता है, खैर वैल्यू तो पुट की जा सकती है। तो डी यू लिख दिया हमने। वर्क डन निकालें, चलो वर्क डन की चर्चा करो आइसोबारिक प्रोसेस में। तो पी वी बराबर क्या होता है, एन आर टी। तो जरा इसको डिफ्रेंशिएट करो तो दोनों तरफ, तो पी तो बेटा कांस्टेंट है, तो यहाँ क्या आएगा, डी वी बराबर एन आर डी टी। अच्छा लगा क्योंकि पी कांस्टेंट था। अच्छा, पी डी वी क्या कहलाता है, ये तो सर वर्क डन कहलाता है, इसको तो हम डी डब्ल्यू लिख सकते हैं। डी डब्ल्यू बराबर क्या आया, एन आर डी टी। मज़ा आ गया यार, डी यू भी निकाल लिया और सब कुछ निकाल लिया। तो अब जरा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगा के देखो। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, देखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है डी क्यू बराबर डी यू प्लस डी डब्ल्यू। डी क्यू को तो थोड़ा डी क्यू रहने दो, डी यू को देखो क्या लिख सकते हो, एफ बाई टू एन आर डी टी प्लस डी डब्ल्यू को क्या लिख सकते हो, पी डी वी। इसी को और बढ़ा लो आगे, एन आर डी टी प्लस पी डी वी को जो अभी हम लोगों ने ऊपर लिखा, एन आर डी टी। ये तुम्हारा डी क्यू हो गया। क्या इसको यहीं छोड़ देना है, नहीं नहीं, अभी इसमें बहुत खेल होना है। इस स्टेटमेंट को तभी तो डब्बे में बंद किया जा रहा है, इससे तो बहुत सारे राज जुड़े हुए हैं। अभी चलते हैं आगे, देखते हैं। इसी को अभी आगे यूज़ करेंगे, मैं इसको स्टेटमेंट ए नाम देता हूँ, इसको यूज़ करेंगे, है ना। सबसे पहले तो मोलर स्पेसिफिक हीट डिफाइन करो। अच्छा, यहाँ पे फिर से डिफाइन करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हमें पता है गैसेस के लिए अलग अलग प्रोसेस के लिए मोलर स्पेसिफिक हीट अलग अलग होती है। तो मोलर स्पेसिफिक हीट इज़ प्रोसेस डिपेंडेंट, तो जैसे ही प्रोसेस बदलेगा
मोलर स्पेसिफिक हीट अलग अलग तरह से डिफाइन की जाएगी, तो यहाँ भी डिफाइन की जानी चाहिए। तो यहाँ जो मोलर स्पेसिफिक हीट है दैट इज एट कांस्टेंट प्रेशर, तो उसको हम सी सबस्क्रिप्ट पी यानी सी पी से डिनोट करेंगे, लिखेंगे डी क्यू बाई एन डी टी। अच्छा लगा यार। तो यहाँ से एक बात क्लियर हुई कि जो डी क्यू की वैल्यू होगी वो एन सी पी डी टी होगी। अभी तो सर आपने एन सी पी डी टी लगा था, अरे वो इंटरनल एनर्जी का केस था, ये डी क्यू है, अंतर है दोनों में। अब जरा इसी डी क्यू को इस ऊपर वाले स्टेटमेंट में पुट कर दीजिए और फिर जो दुनिया आती है उसको देखिए। आपके सामने आएगा एन सी पी डी टी दैट इज इक्वल टू एफ बाई टू एन आर डी टी प्लस एन आर डी टी, एन डी टी एन डी टी, एन डी टी एन डी टी, एन डी टी एन डी टी, कट गया। सी पी की वैल्यू क्या बची, आओ देखो। सी पी की वैल्यू बची एफ बाई टू आर प्लस आर, और ये टर्म क्या है, ये तो सी वी है। अभी हम ऊपर पढ़ के आए हैं, क्या मिला, सी पी बराबर सी वी प्लस आर, यानी कि सी पी माइनस सी वी बराबर आर, और ये क्या कहलाता है, तो मीयर्स फॉर्मूला कहलाता है। बिल्कुल, आओ भाई अगले पेज पे, सी पी माइनस सी वी बराबर आर, दिस इज टर्म्ड एज मीयर्स फॉर्मूला। ठीक, ये मीयर्स फॉर्मूला कहलाता है। तो गौर से देखो कितना आसान है। ये बहुत ही आसान चीज़ें हैं, ध्यान रखें इस बात को। तो जो वर्क डन है वो आना चाहिए, जो चेंज इन एनर्जी है उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, तो सारा कुछ आपको पता होना चाहिए। तो सी पी की भी अगर अपने आप में वैल्यू वो देखें तो सी पी की अपनी वैल्यू जो निकल के आती है दैट इज़ एफ बाई टू आर प्लस आर, यानी कि इसको मैं कह सकता हूँ कि आर को कॉमन ले लिया तो एफ प्लस टू बाई टू दैट इज़ सी पी। तो आपको इंडिविजुअली सी पी की वैल्यू अगर ज़रूरत पड़े तो दिस ब्लॉक हैज़ एवरीथिंग। अच्छा, इसके बाद आइसोथर्मल प्रोसेस है। आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में क्या जानकारी है, आओ देखो, जानकारी निकालते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस की भी, और उस पर भी कमेंट करते हैं, ढेर सारे वर्क डन वगैरह लिखेंगे। आइसोथर्मल, ठीक है। आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस की कंडीशन क्या है, सबसे पहले कंडीशन पे जाइए। कंडीशन इज़ नथिंग बट डेल्टा टी इज़ ज़ीरो, जिसको हम लिख सकते हैं डी टी इज़ ज़ीरो, जिसको हम लिख सकते हैं टेम्परेचर इज़ कांस्टेंट। ठीक है ना, तो हम इस तरह लिख सकते हैं। टेम्परेचर कांस्टेंट हुआ तो कोई लॉ याद आएगा, लॉ याद आते ही आएगा कि ये बॉयल्स लॉ होता है। बॉयल्स लॉ है तो इसकी कोई इक्वेशन होगी। इक्वेशन क्या है, पी वी बराबर कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब पी इज़ इक्वल टू सम के बाई वी। ठीक, ये लॉ दिखाई देता है। जैसे ही लॉ आया, इक्वेशन आई, वैसे ही ग्राफ याद आता है। ठीक, जैसे ही ग्राफ याद आया तो ये पी वी का ग्राफ है, तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ग्राफ याद आएगा, है ना, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ग्राफ याद आएगा। अच्छा, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो गया। इसके बाद क्या याद आना चाहिए, इसके बाद शायद डी यू समझ आना चाहिए। व्हाट इज़ डी यू, डी यू तो बेसिकली होता है एफ बाई टू एन आर डी टी। तो गौर से देखो, टेम्परेचर चेंज तो इसमें ज़ीरो होता है, तो ये ज़ीरो हो गया, तो डी यू की सारी वैल्यू क्या आई, ज़ीरो। अच्छा भी लगा, डी यू की सारी वैल्यू ज़ीरो हो गई, यानी नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी। हाँ, नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो इसका क्या मतलब हुआ, अभी बताते हैं। ज़रा डी क्यू पे चर्चा करो।
फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पहले लगवा देते हैं ना, यहीं से एक चर्चा आ जाएगी। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है कि डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, और डी यू तो हमारे पास आइसोथर्मल में 0 है, तो इसका मतलब डी क्यू बराबर क्या आएगा, डी डब्ल्यू। बड़ा अच्छा लगा, सारा का सारा वर्क डन हो जाएगा। बिल्कुल, बहुत स्लो प्रोसेस होता है तो आइसोथर्मल बन पाता है, परफेक्ट आइसोथर्मल तो कुछ भी नहीं होता। तो मतलब अब हमें चर्चा वर्क डन की करनी चाहिए, क्योंकि वही डी क्यू के बराबर होगा। तो वर्क डन का मतलब क्या होता है कि मैं डी डब्ल्यू लिखूँ तो इसको लिख सकता हूँ पी डी वी, है ना। ये पी डी वी तो हमारा वर्क डन होगा, बिल्कुल होगा। तो ज़रा पी डी वी को करें, इंटीग्रेट करें, ये टोटल वर्क डन आ गया। अब ये यहाँ पे आइसोथर्मल कंडीशन के अंदर टेम्परेचर कांस्टेंट है पर प्रेशर कांस्टेंट थोड़ी है। अब क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट नहीं और इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो प्रेशर बाहर तो नहीं आ सकता, इससे आइसोबारिक प्रोसेस में आ गया था। तो ज़रा याद करो, पी वी बराबर क्या होता है, एन आर टी। तो पी बराबर क्या होगा, एन आर टी बाई वी, डाल दो भैया। इंटीग्रेशन ऑफ एन आर टी डी वी बाई वी, एन कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, टी कांस्टेंट, क्योंकि हम आइसोथर्मल प्रोसेस लेके चल रहे हैं, ये बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन डी वी बाई वी, किसी V1 से लेके किसी वी इनिशियल से लेके वी फाइनल तक, ऐसा मान लो। लिमिट लगा दी, आया क्या हमारे पास, एन आर टी एल एन वी फाइनल अपॉन वी इनिशियल, ये वर्क डन हो गया। अच्छा लगा। अच्छा एक बात, P1 V1 बराबर P2 V2 टाइप का कोई कंडीशन थी, तो P1 बाई P2 बराबर V2 बाई V1 की कंडीशन है। यानी जहाँ जहाँ फाइनल लिखा है वॉल्यूम में, वहाँ वहाँ इनिशियल लिख दें प्रेशर में, तो भी तो काम चल जाएगा। एल प्रेशर इनिशियल अपॉन प्रेशर फाइनल, तो ये भी तो एक बढ़िया सी इक्वेशन है। दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड इक्वेशन। ये वर्क डन बन गया। अब क्योंकि ये तुम्हारा वर्क डन बन चुका है, तो अब तुम डी क्यू बराबर डी डब्ल्यू की कहानी को लिख सकते हो। दिस डी क्यू इज इक्वल टू एन आर टी एल एन वी फाइनल बाई वी इनिशियल, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू एन आर टी एल एन पी इनिशियल बाई पी फाइनल, है ना। ये डी क्यू हो गया। दो फॉर्मूलाज हैं, इजी, सिंपल, सरल, आसान। खेलते रहिए इनके साथ। अब देखो, ये डी क्यू हो गया। अब मोलर स्पेसिफिक हीट डिफाइन करो। समझना, मोलर स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट पर आ जाइए। तो कैसे डिफाइन करेंगे वो देखिए। सी ऑफ आइसोथर्मल दैट इज इक्वल टू डी क्यू बाई एन डी टी, है ना। डिफाइन तो इसी तरह होना चाहिए, बट डी टी इज 0 फॉर आइसोथर्मल। अगर ऐसा है तो सी ऑफ आइसोथर्मल क्या बनी, सी ऑफ आइसोथर्मल बनी डी क्यू बाई एन इंटू 0, दैट बिकम्स इन्फिनिटी। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर स्पेसिफिक कैपेसिटी फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस फॉर एन आइडियल गैस इज इन्फिनिटी, और वो इन्फानाइट रहने वाली है। इसीलिए तो हम पढ़ते नहीं उसको CPCV, इसीलिए पढ़ते हैं क्योंकि C फॉर आइसोथर्मल इज इन्फिनिटी। क्या लॉजिक है इस बात का? लॉजिक इस बात का है कि आप चाहे जितनी हीट दे दो, टेम्परेचर नहीं बदलने वाला। या इन्फानाइट हीट चाहिए 1 डिग्री सेल्सियस के राइज के लिए। इन्फानाइट का मतलब वो तुम दे नहीं सकते, तो वही तो मतलब आइसोथर्मल का। कुछ भी कर लो, कितनी भी हीट दे दो, टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए। दिस इज व्हाट आइसोथर्मल रियली मीन्स। तो आइसोथर्मल प्रोसेस हो गया भाई आपका, आपने वर्क डन भी लिख लिया। कोई दिक्कत तो नहीं। तो सवाल ऐसा पूछा जाए कि किस प्रोसेस के लिए कि सारी की सारी जो वर्क डन है वो हीट या सारी प्रोवाइडेड हीट वर्क डन में कन्वर्ट हो जाती है। क्वेश्चन अगर ऐसा पूछा जाए कि डी क्यू इज इक्वल टू डी डब्ल्यू,
यानी ऑल द हीट प्रोवाइडेड इज कन्वर्टेड इनटू हीट। ये किस प्रोसेस के लिए पॉसिबल है? तो हमारे दिमाग में आता है कि आइसोथर्मल के लिए है। सच बात है, आइसोथर्मल के लिए, क्योंकि टेम्परेचर में चेंज कितना है, 0। पर एक और केस है जो हम लोग बोलते हैं साइक्लिक। साइक्लिक का क्या मतलब है? साइक्लिक का सिंपल मतलब ये है कि हम अपनी इनिशियल पीवीटी की कंडीशन पे आ गए, पीवी को छोड़ दीजिए, टी इनिशियल और टी फाइनल बराबर हो जाएंगे, तो ऐसे समय पे जो डी होगा वो 0 हो जाएगा। तो अगर ऐसा कहा जाए कि आइसोथर्मल के लिए सत्य है, हाँ बिल्कुल है। कोई कहे कि सिर्फ आइसोथर्मल के लिए सत्य है, तो नहीं। क्लियर है मेरी बात? तो ये हिस्सा जो है थर्मोडायनेमिक्स का हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। इसको कल फिर एक और लेक्चर हम लेके आएंगे थर्मोडायनेमिक्स पे। तब तक इसको देखते रहिए, इसको देखिए कम से कम 2 बार। काफ़ी तेज़ हुआ है और काफ़ी सारा काम इसमें हो गया। सारी डेरिवेशन, सारे फार्मूलास रट लीजिए, बहुत काम आएंगे। तो एडियाबैटिक और पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के साथ कल मिलेंगे। थैंक यू।